नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स मिलीजुली क्लोजिंग करके गए। डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ लेकिन नास्डैक चढ़ गया। और आज सुबह सुबह हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जापानीज मार्केट में एक शेयर जो है सॉफ्ट बैंक 13% की उछाल। वो इसलिए क्योंकि एबीबी का रोबोटिक्स कारोबार सॉफ्ट बैंक खरीदने जारी है। और ये डील बहुत मायने रखती है। 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये डील है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई ये डील है। लेकिन मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगी और टीसीएस के नतीजों से पहले क्या बाजार अभी और चढ़ेगा, इस पे बात करने के लिए गौरव गोयल जी हमारे साथ से मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के साथ जिसमें नास्डैक ऑल टाइम हाई लेवल्स, एस&पी 500 ऑल टाइम हाई लेवल्स। लेकिन हमारे मार्केट्स अभी भी हिचकोले खा रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके स्टॉक बहुत तेज चल रहे हैं। एनवीडिया कल भी 2% ज्यादा चढ़ा है। एएमडी का शेयर 11% ज्यादा चढ़ा है। और मुद्दा ये कि अ, ये जो मैं अभी डील की बात कर रहा था जो सॉफ्ट बैंक ने डील की है जापान में जो लिस्टेड है सॉफ्ट बैंक 13% ऊपर है। सबसे पहले इस डील पे आपकी प्रतिक्रिया। ये सब एआई की तरफ जा रहे हैं सर अब। और ये एबीबी का जो रोबोटिक्स कारोबार है वो सॉफ्ट बैंक खरीदेगा 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स में। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है? तो आजकल एआई से रिलेटेड जी हो गई है। मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, हाई ग्रोथ कॉन्सेप्ट है, इट कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन अ मीनिंगफुल वे। बट कहीं पे मेरे को लगता है एक्सेस शुरू हो गई है रजत। और आज रजत देवगन डॉट ए आई कर दें तो शायद आपकी मार्केट वैल्यू भी शूट अप कर जाएगी। सेम विद एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ए आई। आज की डेट में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग इन एआई सेक्टर इन यूएस एंड चाइना। बाकी कंट्रीज भी कैचअप करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यूएस चाइना काफी आगे पहुंच गए हैं। और काफी हद तक जो यूएस में ग्रोथ आ रही है और स्टॉक मार्केट में जो पागलपन हो रहा है वहां पे, वो इज बिकॉज ऑफ द एआई मेनिया। रजत, ये काफी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट में जब मेनिया होता है किसी चीज का तो वो एक्सेसिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाइल इट्स अ ग्रेट थिंग, लाइफ चेंजिंग एक एट्रीब्यूट है, एक नई टेक्नोलॉजी है। और पर जिस तरह का पागलपन अभी दिख रहा है शायद थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को। और इस तरह के मेनियाज जो हैं 1990 में भी आए थे। उन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जैसे इंटरनेट हो गया आपका या मोबाइल टेलीफोनी हो गई। इन सब चीजों ने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। मेरे को भी लगता है कि एआई इज अ ग्रेट थिंग। बट जब कोई एक्सेसिव कुछ चीज हो जाती है देन इट बिकम्स समवॉट प्रॉब्लमैटिक। और अभी आप देखें यूएस के करंट वैल्यूएशन, इट्स दे आर upwards of 30 right now, price earning multiples on most major indices। और ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेसिव होता जाए। अब एक ऐसे में एक ट्रिगर की जरूरत होती है एंड द स्लाइड कैन कम। या फिर एआई just does not give the result it is expected। जिस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें शॉर्ट कमिंग आ जाए, या जिस स्पीड पे आने की एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो पाए, तो इट कुड बिकम चैलेंजिंग इन फ्यूचर रजत। और मैं यही कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को जो यूएस में एक्सेसिव पोजीशंस ले रहे हैं या दूसरी कंट्रीज जहां पर भी वैल्यूएशंस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप इवन यूरोप को देखिए तो आज की डेट में इतना फ्री मनी फ्लोट वहां पे जा रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है एक्चुअली। बट येट द वैल्यूएशंस आर राइजिंग एट अ मैसिव लेवल। ऐसी सिचुएशन में हम लोग काउंटर प्रोडक्टिवली अगर इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया ने पिछले एक साल में काफी अंडर परफॉर्म किया है। एंड हमारे जो वैल्यूएशंस जो एक्सेसिव थे, वो पिछले एक साल में काफी हद तक रीजनेबल हो गए हैं। दिस सर इज जब द पैसा यहीं पर ही जा रहा है एआई में, जब ये समझ में आ रहा है कि सारी दुनिया एआई के ऊपर ही स्पेंड कर रही है और अभी सॉफ्ट बैंक ने 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स एक ही झटके में स्पेंड करने का फैसला कर लिया, तो फिर तो भारत में भी कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो ऐसे ही रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं उनका भविष्य अच्छा नजर आएगा, क्योंकि वैल्यूएशन तो इनको मिल रही है आज के जमाने में।
करेक्ट रजत, सारी आजकल मोस्ट ऑफ द लार्ज कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, इवन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, ये सारा एआई की तरफ फोकस कर रहे हैं। बट आप जो स्पीड में एक 100 मीटर रेस में मेरे ख्याल से चाइना और यूएस बहुत आगे चले गए हैं। हम लोग तो चेस कर रहे हैं, और जब हम चेस करते हैं तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैचअप करने के लिए। तो इंडिया है, यस, वी माइट try to finish in top 4 or top 5 at a later stage, but at this point of time the distance between the front runners and us is quite a bit। और ये बाकी कंट्रीज के लिए भी ट्रू है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं ट्रू है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यूएस और चाइना ने बहुत ही मेजर लीप लिया है। आपने एक और न्यूज पढ़ी होगी, एलॉन मस्क ने अपना एक्स एआई के एक वेंचर शुरू किया है, एंड एनवीडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो काफी मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। बट उन्होंने, एलॉन मस्क ने उस पर लिमिट लगा दी कि $2 बिलियन का हम लोग आपको ज्यादा नहीं देंगे। सो द मेनिया अराउंड एआई हैज बिकम सो ह्यूज रजत, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग उसी के बारे में फ्रेंजी के हिसाब से चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को ये प्रॉब्लमैटिक भी लगता है थोड़ा, अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगेंगे। सर दूसरी जो खबर है वो है एफओएमसी मिनट्स की। ये जो 16-17 सितंबर को एफओएमसी की बैठक हुई थी, उसमें ब्याज दरें तो घटाने पे फैसला हुआ, लेकिन अभी 2 और रेट कटौती हो सकती है 2025 में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ी सहमति नहीं है। 10 मेंबर्स, मात्र 10 मेंबर्स बोल रहे हैं कि हाँ 2 बार और घटनी चाहिए, कोई तो कह रहा है 3 बार घटनी चाहिए, कोई कह रहा है 1 बार घटनी चाहिए, लेकिन घटेगी ये ज्यादातर मान रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स का डाउन साइकिल शुरू हो रखा है। आपको क्या लग रहा है कि यूएस फेड में अगर ये फैसले होते हैं कि ब्याज दरें यहाँ से 2 बार और रेट कटौती होती है 2025 में, तो शेयर बाजार पे उसका क्या असर पड़ेगा? तो रजत, एक्सपेक्टेड, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल 2 रेट कट और हो सकते हैं, और अगले साल और भी रेट कट हो सकते हैं, 2 या 3। तो ओवरऑल ये यूएस में रेट कट के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प काफी दबाव बना रहे हैं। काफी समय से उन्होंने फेड के जो चेयरपर्सन हैं जर्मी पावल, उनके ऊपर काफी दबाव बना रखा है। अब तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी फेड पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो दबाव जो है काम करता दिख रहा है। लेकिन मेरे को लगता है ये जो टैरिफ का गेम चल रहा था और बाकी प्रॉब्लम्स चल रही थी यूएस में, तो ये देखिए इसका शायद इन्फ्लेशन कुछ थोड़ा सा बढ़ गया। अभी फ्लैश एस्टिमेट एक आया भी था जिसमें नेक्स्ट रीडिंग कुड बी समवेयर अराउंड 3.4%। धीरे धीरे करके थोड़ा बढ़ रहा है, और समवेयर इट कुड बिकम प्रॉब्लमैटिक नेक्स्ट ईयर। और फिर फेड को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस को, इंटरेस्ट रेट को। आज की डेट में व्हेन देयर इज ग्रोथ इन यूएस इकोनॉमी, व्हेन देयर आर नो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज सच, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को रेट कट करना जस्ट टू इकोनॉमी को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो आई थिंक जेरोम पावल काफी सुलझे हुए इंसान हैं, तो वो इतनी आसानी से इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं लेंगे। अगर ट्रम्प का मन करे तो वो तो 1% पे ले आएंगे सीधे ब्याज दर को नेक्स्ट मीटिंग में ही। बट ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है रजत, बट लॉन्ग टर्म में इसके मेजर रिपरकशंस हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में सबको केयरफुल रहने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंशन या फिर स्टिमुलस देना इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। बड़ी मुश्किल से इनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है, और अगर आप फिर से इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा यूएस से रिलेटेड, कि आप देख रहे हैं कि यूएस में एक तरीके से पावर शिफ्ट, ग्लोबली पावर शिफ्ट हो रहा है। यूएस से पावर शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स चाइना, एंड इसके आप गोल्ड और सिल्वर पे जब हम बात करेंगे तो हम और भी डिटेल में बात कर सकते हैं इस बारे में कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस क्यों रेस कर रहे हैं। और इसका एक तो अगला तो सवाल यही है, गोल्ड और बहुत सिल्वर बड़ा के प्राइसेस क्यों रेस कर रहे हैं? ये हो ये रहा है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड। ये तो इतना किसने सोचा था सर? आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम, ओ ये तो गलत टाइपो एरर हो गया, माफ कीजिएगा, $4059 प्रति आउंस है, यहाँ पर 4959 चल रहा है। तो इट्स $4059 प्रति आउंस, और घरेलू बाजार में सोने का दाम
1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी का दाम 1.5 लाख रुपए प्रति किलो। क्या हो रहा है सर? मतलब क्यों और कैसे? ये किसी के हाथ नहीं आया सोना चांदी। तो रजत, अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया, देयर इज अ पावर शिफ्ट हैपनिंग फ्रॉम यूएस टू चाइना, और धीरे धीरे कर क्योंकि एक ग्लोबल डोमिनेंस जो है कम होती जाएगी। इट इज गिवन, ये होना ही है। हमें ये नहीं पता कि ये 1 साल में होगा, 5 साल में होगा या 10 साल में होगा, बट ये होना है। द पावर शिफ्ट विल हैपन फ्रॉम यूएस टू चाइना। ऐसी सिचुएशन में, और हमारे अनफॉर्चुनेटली एक आज की डेट में जो यूएस आज की डेट में तो सबसे पावरफुल है, बट उनके प्रेसिडेंट जो हैं बहुत ही मेगलोमेनियक, मर्क्यूरियल और ईगोइस्ट बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने जो है पूरे दुनिया में अफरा तफरी कर दी है। और ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड, पर्टिकुलरली इन इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना, इंडिया, जापान, और फॉर दैट मैटर इवन यूरोपियन कंट्रीज, सारे के सारे अपने अपने डॉलर रिजर्व से निकल के बाहर आकर दे आर बाइंग प्रेशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर। और ऐसी सिचुएशन में वो अपने बैलेंस शीट को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं रजत कि यूएस डॉलर रेगुलरली उसका प्राइस डिप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स अब 98 के लेवल पे आ गया है, एंड इट वाज मच हायर अर्लियर। तो ऐसी से ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पावर शिफ्ट जो है तेज होती जा रही है टुवर्ड्स चाइना। इनफैक्ट चाइना में तो युआन में काफी उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर दिया है। तो और ये ट्रेंड जो है खत्म नहीं होने वाला है रजत इमीडिएटली। आई एम नॉट सेइंग कि हर साल आपको 50 या 55% के रिटर्न्स दिखाई देंगे गोल्ड सिल्वर में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गोल्ड और सिल्वर में मेरे को बहुत तेजी से करेक्शन के आसार कम दिख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स विल कंटिन्यू द परचेजेस। और ट्रंप ने आके ये प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया है। क्योंकि इतनी तेजी से इतना बढ़ गए पिछले 1 साल में, तो मैं यहाँ पे बाय कॉल नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे को ऐसा तेजी से घटने वाले आसार भी नहीं दिख रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें तो देयर बीन टाइम्स व्हेन सिल्वर हैज कम टू दीज लेवल्स, 48-49 डॉलर अ केजी लेवल, and dollar an ounce level, and from there it has corrected massively. But now I don't foresee 48 से ऐसा भी हो चुका है पास में, 46-47 लेवल से 12 पे आ गया है, and but I don't foresee those kind of falls happening in either silver or in gold. तो these are good times for precious metals। जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनके लिए भी अच्छा है। इंडियंस के लिए, एक एवरेज इंडियन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग अपने तिजोरियों में और लॉकर्स में गोल्ड बहुत भरे रखते पर हैं। सर अब नहीं खरीदा जा रहा ना, मुद्दा ये। अच्छा वैसे ना, ये जो कल एफओएमसी के मिनट्स है और ये सब, तो डोनाल्ड ट्रम्प फिर से एक्टिव हुए अपने सोशल पोस्ट पे, लेकिन इस बार उन्होंने फेड चेयर के ऊपर कुछ नहीं बोला। उन्होंने इस बार ना ये इजराइल और हमास के ऊपर बोला है, और वो आजकल उसी पे लगे हुए उनकी शांति कराने के चक्कर में। हालांकि उनकी खुद की कंट्री में है शटडाउन, तो सरकारी आंकड़े यूएस में तो कोई जारी होने वाले हैं नहीं आज शटडाउन के चलते। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इजराइल और हमास शांति प्रस्ताव के पहले चरण के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। इसको आप कैसे देखते हो? अच्छा, ये तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है जो दुनिया भर पे हावी है, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा ट्रिगर है अभी, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है, जो यूके के साथ हो सकता है। यूके के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट को प्रोवाइड करेंगे। एक इजराइल हमास का शांति प्रस्ताव पे एग्री होना, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अभी इजराइल और हमास ने कुछ नहीं बोला, और एक यूके के प्रधानमंत्री का भारत का दौरा। तो ये शेयर मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करेगा? तो रजत, दो चीज के अलावा मैंने आपने एक और पॉइंट रेज किया था अबाउट द शटडाउन इन यूएस। इट इज आयरॉनिकल, जब वहां पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जब वहां पे इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम बंद पड़ी हैं, शटडाउन हो गया काफी हद तक गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ऐसी सिचुएशन में यूएस स्टॉक मार्केट्स आर स्टिल रनिंग, एंड एज आई हैड मेंशन, ये सब टेक फ्रेंजी की वजह से हो रहा है, एआई फ्रेंजी की वजह से हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट्स आर रनिंग अवे अहेड ऑफ फंडामेंटल्स। सो ये वॉच आउट करने वाली बात है। सेकेंडली, यस, ट्रम्प इज बिजी विद इजराइल पैलेस्टाइन एक पीस अकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय इजराइल। ऑफ कोर्स ट्रम्प ने उनके ऊपर, पैलेस्टीनियंस के ऊपर एक पुट अ गन ऑन देयर हेड एंड सेड कि
आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 20 पॉइंट फॉर्मूला है विच क्लियरली सेज दैट हमास की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी वरना हम आपको मारेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड मे बी ही माइट बी सक्सेसफुल इन bringing peace to the region for a short period of time. बट मेरे ख्याल से वहाँ पे एनिमोसिटी जो है, एक दूसरे के प्रति नफरत जो है वहाँ पे, रशियन इजराइलीज अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस एंड पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट इजराइलीज इज सो बिग दैट इतनी आसानी से डेकेड लॉन्ग जो डेकेड से जो नफरत चलती जा रही है वहाँ पे अचानक पीस क्रिएट हो जाएगी, मैं नहीं मानता। वहाँ पे बहुत और सस्टेन्ड पीरियड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काम करने की जरूरत है, तभी वहां पे हो पाएगा। थर्डली, यस, यूके के प्राइम मिनिस्टर इज इन इंडिया एंड इट्स अ बिग इकोनॉमी इंडिया जिसकी तरफ वो देखते हैं, ताकि उनके देश को जो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है वहाँ पे प्रैक्टिकली, तो इंडिया बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर देम टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस। और मेरे ख्याल से ये एफटीए ब्रॉडली तो एक्सेप्ट हो ही गया है, इट इज जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड इट शुड हैपन सून। कल मैंने देखा वो यशराज स्टूडियोज में गए थे एंड उन्होंने वहां से एक प्रॉमिस लिया है कि वो लोग 3 फिल्म की शूटिंग करेंगे यूके में। सो आई थिंक दिस शोज डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं बॉलीवुड के ऊपर, यूके वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। ये बिल्कुल ना काउंटर मेजर हैं। ये जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया है ये एक तरीके से काउंटर स्ट्रैटेजी ही है जो डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स के खिलाफ है। तो देखते हैं, हम तो बहुत ज्यादा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं सबके साथ, और हाल फिलहाल में ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद अब यूके के साथ भी हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सर ये तो जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो इंडियन मार्केट पे हावी होंगे, लेकिन जो आज जो बड़ा जो ट्रिगर है ना उसी पे आते हैं। क्योंकि बाजार अभी शुरू होने वाला है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कल ना आईटी सेक्टर में एकदम से तेजी देखने को मिली थी, और मुद्दा वही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने डरा रखा है H1B वीजा फीस बढ़ाकर, तो आईटी स्टॉक्स गिर गए हाल फिलहाल में, लेकिन कल के सत्र में चढ़ना शुरू हुए थे और टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। आज आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? टीसीएस की मैनेजमेंट क्या आउटलुक शेयर करेगी और कैसे रहेंगे टीसीएस के नतीजे? सो रजत, देखिए, एक चीज तो ये है, मैंने पहले भी आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कशन में यही कहा था, मुझे ये लगता है कि जो आईटी सेक्टर है वो इतना बीटन डाउन हो गया है। आई अंडरस्टैंड दैट वी आर फार बिहाइंड इन द एआई रेस, बट यस, टीसीएस को इतना और आईटी सेक्टर को इतना बुरी तरह पीटा गया पिछले 2-3 सालों में कि अब वो ऑलमोस्ट एक बॉटम बना रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बॉटम बन गया है, देयर कुड बी फर्दर फॉल, बट यहाँ से एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिकम्स लॉट मोर बेटर फॉर आईटी सर्विसेज, आईटी कंपनीज देन व्हाट इट वाज बिफोर। तो ये सब वैसे अगर देखा जाए तो टीसीएस, इन्फोसिस एंड देयर आर अदर आईटी कंपनीज व्हिच आर वर्ल्ड क्लास कंपनीज। कोर्स आईटी सेक्टर में इतने मेजर चेंजेस हो रहे हैं कि ये लोग शायद कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाई द परफॉर्मेंस हैज बीन अ लिटिल स्केची। बट मेरे को लगता है यहाँ वैल्यूएशन अभी कैसे करें? जैसे हम इस शो की शुरुआत भी यही कर रहे थे, और मैंने जानबूझ के वो रोबोटिक्स का क्वेश्चन पहले पूछा था जब सॉफ्ट बैंक ने एबीबी का रोबोटिक्स कारोबार करने का फैसला कर लिया, खरीदने का। हमारे यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस ने अभी तक कोई बहुत बड़ी डिक्लेरेशन नहीं करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर कंपनियां रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऐसे कुछ स्टार्टअप्स का एक्विजिशन के ऊपर भी कुछ बोलना शुरू कर दें, तो क्या ये री-रेट होना शुरू हो जाएंगे आईटी स्टॉक्स? अभी तो ऐसे ही दबे पड़े हैं ना बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट, टैरिफ्स एंड ये जो H1B वगैरह का जो इशू है। ये आईटी स्टॉक्स चलना कब शुरू होंगे? रजत, देखिए, हर चीज का एक प्राइस होता है, एक वैल्यूएशन होता है, जिसके बाद वो दे स्टार्ट बिकम अट्रैक्टिव फॉर व्हाटएवर बिजनेसेस दे आर डूइंग। तो ऑफ कोर्स आज की डेट में इंडियन कंपनीज आर गेटिंग इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड, बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट at par with the standards of the major developed countries like US and perhaps China also. तो IT companies को catch up करने में time लगेगा, but see valuations इतने गिर चुके हैं, price earning multiples जो बहुत ज्यादा हुआ करते थे पहले, अब they become very very reasonable for the kind of business that they are doing. तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं से एक टर्न अराउंड होना, पिवट होना आईटी सेक्टर में लाजमी है, और वो हो रहा है और वो हमें दिख रहा है।
ऐसा कोई रोबस्ट अर्निंग्स हमें नहीं दिख रही आईटी सेक्टर में, बट अब कितना कोई क्या गिरेगा, सो दैट इज द होल पॉइंट। जहाँ तक टीसीएस के रिजल्ट्स की सवाल है, मेरे को लगता है कि एवरेज रिजल्ट्स रहेंगे। दे वोंट बी बैड, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं रहेंगे। हमें पैट में करीब करीब 5% ग्रोथ की उम्मीद है। सो बॉटम लाइन कुड बी समवेयर अराउंड 13,000 करोड़। रेवेन्यू ग्रोथ जो है करीब करीब 2% के आसपास 65,000 करोड़ के आसपास रहनी चाहिए। सो दिस शुड बी एन ओके रिजल्ट, नथिंग टू ग्रेट, नथिंग पुअर, सो ऑन ब्रॉडली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। हैरान होता हूँ क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में कोई कंपनी कमा रही है और उसका स्टॉक ना चल रहा, और टीसीएस का स्टॉक 52 हफ्ते के लो से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। बहुत बुरी हालत थी आईटी कंपनियों की, लेकिन देखते हैं कि कंपनियों की मैनेजमेंट अब क्या आने वाले समय के लिए आउटलुक शेयर करती है। वही तो नहीं रोना धोना करेंगे कि यूएस में ये नहीं हो रहा, ईयू में ये नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बाकी भी तो है और भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। दुनिया में आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं चल रहे, वो बात अलग है। अच्छा, उसके बाद सर ये जो आईपीओ मेनिया हो गया, इसके ऊपर आपका सवाल, ये क्या हो क्या रहा है आईपीओ मार्केट पे? इतनी सारी कंपनियां आई, लिस्टिंग तो ढंग की हो नहीं रही, और कुछ कुछ कंपनियों की अच्छी हुई है नो डाउट, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दो ऐसी लिस्टिंग हुई है 36% नीचे हुई है। कैसे प्राइस डिस्कवरी हो रही है इन स्टॉक्स की? और उसके बाद अगर आप ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत ही लोकप्रिय अब हो गया है आईपीओ, क्योंकि 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और आज आखिरी दिन है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में पैसा लगाने का, उसके ऊपर भी आपकी राय। तो रजत देखिए, आईपी मेनिया काफी बड़ा होता जा रहा है। और आपको एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि मेरे को लगता है ये दिस इज आल्सो गुड फॉर इंडियन मार्केट्स। आईपीओ में जो कंपनीज आ रही हैं, हमारे कैपिटल मार्केट्स को एक तरीके से विस्तार दे रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है कैपिटल मार्केट्स का, डीप होता जा रहा है। तो ये जो है अच्छी चीज है, बिकॉज ये मार्केट से ऑल्सो पैसा एब्जॉर्ब भी कर रहा है और एक क्रेजी वैल्यूएशन ऊपर की तरफ जाने से प्रिवेंट कर रहा है। देखिए, हम लोग सब चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, पर मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट धीरे धीरे करके जाए, एकदम से एब्सर्ड तरीके से नहीं जाए। क्योंकि जब एब्सर्ड तरीके से ऊपर चला जाता है तो मार्केट में करेक्शन भी एब्सर्ड ढंग से आता है, या फिर कई सालों का एक ऐसा पीरियड होता है जब मार्केट जो है बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन को हमें बेस्ट अवॉइड करना है। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आईपीओज में अच्छी अच्छी कंपनीज आती रहें। और जहाँ तक ये कंपनीज जो आई हैं, जो डिस्काउंट पे लिस्ट हुई हैं, जैसे ग्लोटेस हो गया अभी, और एक और कंपनी जो 40% के नीचे खुला था डिस्काउंट पे, तो ऐसी सिचुएशन में ये कंपनीज बेसिकली, देखिए, जब जब कोई मेनिया होता है मार्केट में, तो फिर ये जो कंपनीज जो होती हैं, ये ग्रीड को अपना लेती हैं और ग्रीडी हो जाती हैं, और वो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ग्रीड से बचना चाहिए। इसीलिए मैं सारे इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि जस्ट बेसिस ग्रे मार्केट प्रीमियम आप अपना इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप कंपनी के फंडामेंटल्स को समझिए, कंपनी का विजन को समझिए, उनके मैनेजमेंट को जानिए, पहचानिए, किस वैल्यूएशन पे वो आईपीओ को लेके आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर कंपैरिजन जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है उनसे करके देखिए। तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दोस्त ने पैसा लगा रहा है, या आपको कहीं से खबर मिली है कि कोई और लगा रहे हैं, और इसलिए आप पैसा लगाएंगे, आई थिंक दैट इज नॉट द वाइज मूव। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ऊपर है, ये कंपनी कैसी लगती है? तो रजत, मेरे को एक्चुअली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने जिस वैल्यूएशन पे ये लेके आ रहे हैं इस कंपनी को, इज वेरी वेरी गुड, रजत। They are market leaders in lot of segments in which they operate. Washing machine, refrigerators. They are also doing very well in panel televisions, inverters, air conditioners, and microwaves. तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और डिस्पाइट ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास पैसा नहीं जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इनके वैल्यूएशंस इन कंपैरिजन टू द लिस्टेड पीयर्स आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो मेरी आपके दर्शकों से यही होगी कि वाइल आप खुद भी स्टडी करिए, लेकिन मेरे को ये आईपीओ काफी अच्छा लगता है। इसमें ना आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेम के लिए, बट आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अच्छी कंपनी लग रही है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, ROE अराउंड 37%, और EPS उसके बाद भी 32 का है रुपीस का।
तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल बेसिस पे भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो आई थिंक इट इज अ बाय फॉर मी फ्रॉम बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। प्रशांत तापसी जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं अब मेहता इक्विटी से। प्रशांत जी नमस्कार, बहुत समय बाद सर। मतलब कितना टूर कितने एफआई से बातें करी आपने? सर मार्केट्स ने आईपीओ में इतना बिजी कर दिया है कि मतलब पता नहीं, मतलब बाहर ही रह रहे हैं ऑफिस के बाहर। नहीं तो ये आईपीओ में क्या प्लांट विजिट कर रहे हो, कंपनियों को विजिट कर रहे हो? और ऑब्वियसली वो सब चीज तो करना ही पड़ेगा सर। सर ये ग्लॉट ये वीकेंड में भी अपने को जाना पड़ेगा, बहुत सारे प्लांट विजिट्स हैं। हेलो गौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ऑल वेल सर। आई थिंक रजत हो गया, पता नहीं हाँ टेक्निकल। जी। एलजी पे आप कुछ बोल रहे थे ना, तो आज सुबह मुझे एक न्यूज आया गोयल जी, विद हाँ जी। रिस्पेक्ट टू कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ ऑलमोस्ट 3000 crores वर्थ ऑफ, और प्लस से जो उनका रॉयल्टी है उस पर भी कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। ऑब्वियसली वैल्यूएशन लुक्स वेरी गुड, एंड जो सेगमेंट में वो लोग हैं दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। मतलब मैं उसको बिफोर लिस्टिंग भी उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। जहाँ पे भी एलजी मतलब प्रेजेंटेशन हो या सेल्स पॉइंट हो, टेक्नोलॉजी हो, एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड। मतलब इन्वेस्टर शुड बाय बोथ। मतलब मैं तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बोल रहा हूँ। या मैंने भी ये ओपिनियन दिया है। आई थिंक इट्स अ गुड आईपीओ, अ गुड कंपनी व्हिच इज कमिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, तो अच्छी लग रही है ऑन ऑल फ्रंट्स। रॉयल्टी के बारे में जहां तक क्वेश्चन है, आई वाज लिसनिंग टू द मैनेजमेंट यस्टरडे एंड उन्होंने कहा है कि एक्चुअल लायबिलिटी उनकी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया। या रजत, तो आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे? Yes, we were just discussing on the LG एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो फिर मैंने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ सर मैं भी सुनता हूँ, आप बताओ। अच्छा ये आप तापसी साहब। हाँ मैं यही कह रहा था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो रॉयल्टी का क्वेश्चन है, आई थिंक मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि उनकी एक्चुअल नेट रॉयल्टी करीब 1.9% की आती है एंड वो भी दे डोंट एक्सपेक्ट इट टू गो अप इन अ सिग्निफिकेंट वे इन इयर्स टू कम। सो मेरे ख्याल से ऑल इज वेल, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। अच्छा अच्छा आईपीओ है फ्रॉम बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो जीएसटी का एक सपोर्ट भी मिल रहा है। मतलब यू विल सी लॉट ऑफ गुड मंथ ऑन मंथ और क्वार्टरली अपडेट्स दैट विल ब्रिंग हिम लॉट ऑफ। तापसी साहब सवाल ये था कि हाल फिलहाल की जैसे में बात कर रहे थे ना, एक ये ग्लोटिस थी ये आई, और एक है वो ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, इसका आईपीओ जब आया था तो ये 36% नीचे गिर गया आईपीओ वाले दिन स्टॉक्स। देखो ऐसे आप तो क्या अच्छा क्या बुरा पता नहीं लग रहा। और आज भी दो खुले हैं, एक तो है कैनरा रोबेको एएमसी और एक है रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ। निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा लगाएंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑब्वियसली सर देखो, थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा सा डीप स्टडी करना ही पड़ेगा। आजकल जो 10-10 आईपीओ मार्केट्स में रहते हैं तो उसमें 2-3 ही अच्छे रहेंगे, बाकी वैल्यूएशन कंसर्न हो या विजिबिलिटी होता है वो सब चीजें देख के डालना चाहिए। कैन रैबिको हो या कैनरा बैंक, एचडीएफसी हो, मुझे लगता है डिसेंट कंपनीज हैं। मतलब नॉट सो वाओ बिकॉज वैल्यूएशन टर्म्स में वो बहुत कम वैल्यूएशंस में ही आ रहे हैं, एंड टॉप 10 में भी ये दोनों नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे हड़बड़ाहट नहीं है कि मतलब इसको मिस करना है, तो वी कैन स्किप दोज आईपीओस एंड लुक फॉर द अदर आईपीओस। लाइक ये जो रिसर्च कंपनी है मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है, बट अगेन थोड़ा सा उनका एक्सपोजर टुवर्ड्स यूएस इज टू मच। वो हाउ दे विल टैकल गोइंग फॉरवर्ड मुझे पता नहीं, बट एंड ऑफ द डे अगर रिसर्च फर्म है तो दे विल बी सर्विसिंग देयर क्लाइंट्स, और उनके क्लाइंट्स मैक्सिमम यूएस के ही हैं। आई लाइक दैट कंपनी रवि को, जो रिसर्च कंपनी है, दैट आई लाइक दैट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आज तुमने प्राइमरी मार्केट की बात कर ली, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ली, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सबकी बात कर ली, सॉफ्ट बैंक तक की बात कर ली। मार्केट का क्या होगा, हमारे मार्केट चलेंगे नहीं चलेंगे समझिए। अभी टीसीएस के नतीजों पे भी बात कर ली सर। प्रशांत जी पहले तो मार्केट का आउटलुक दीजिए। ये 25,200 पे आके फिर फंस गए रिजल्ट सीजन में, पार नहीं होने देंगे क्या 25,200, या फिर दिवाली से पहले दौड़ेगी मार्केट? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मेक और ब्रेक लेवल के आसपास हम लोग खड़े हैं। अगर ये ब्रेक होता नहीं है 25,200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स 25,400 के आसपास नहीं आएगा। और अगर ये ब्रेक होता है, आई थिंक वी विल गो बैक टू 24,900 और इवन बिलो दैट। सो वी आर एट द ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल। टीसीएस इज ए फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द शो। बट ये भी सुनाई दिया है कि आज का शाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया है, गिविंग ए रीजन ऑफ
रतन टाटा का एनिवर्सरी के नाम पे, मतलब मैं सोशल मीडिया में पढ़ा मैं सुबह अभी, अगर वो अरे ये आपने फिर ब्रेकिंग दे दी। तो फिर मुझे लगता है सर वही, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होना इज नॉट ए गुड साइन, बट गिविंग द रीजन ऑफ रतन टाटा एनिवर्सरी तो पहले ही पता होना चाहिए उनको कि आज एनिवर्सरी है, तो फिर they should हाँ, not- एक दिन पहले क्यों बता रहे हैं, बात भी सही है। तो वो सब चीजें हैं, तो हाँ, टीसीएस क्वार्टर टू अर्निंग्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड ऑफ, यस, आज नहीं हो रही है। वो थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न लग रहा है मुझे, और थोड़ा न्यूज भी है कि कोई बाईबैक भी आ सकता है, अराउंड 16 to 18% प्रीमियम में बाईबैक का अनाउंसमेंट भी आ रहा है, तो मतलब गुड और बैड न्यूज दोनों भी है। सर ये एक और ब्रेकिंग दे दी ये आप क्या कर रहे हैं, सीरियसली बायबैक के ऊपर विचार कर रहे हैं क्या? देखो लास्ट 15-20 दिन पहले तो मैंने मतलब बहुत जगह पढ़ा था मैंने कि मतलब देयर इज चांसेस ऑफ बायबैक, और 15 to 18% के आसपास प्रीमियम में आ सकता है बायबैक, जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है बातें। तो अगर ये पॉजिटिव है और प्रेस कॉन्फ्रेंस नेगेटिव है, तो अगेन मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़े हो गए कि आज टीसीएस कैसे उसको शो को मैनेज करेगा। गौरव जी, इस पे आपके कमेंट्स, हम आईटी सेक्टर पे इतनी बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज टीसीएस करने नहीं जा रहा, पता नहीं लगेगा सर कि वो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ चर्चा होएगी भी नहीं, फिर आज बात करने के लिए कुछ नहीं, फिर तो बाजार बंद होने के बाद छुट्टी हो जाएगी फ्राइडे, फिर फ्राइडे पहुंच जाएंगे, आज तो थर्सडे है, क्या करेंगे? तो टीसीएस ने रजत, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, आपको बहुत मैनेजमेंट कमेंट्रीज मिल जाएंगी। आप पेशेंस, मेरे ख्याल से दर्शकों को भी पेशेंस रखने की जरूरत है। एवरीथिंग विल बी नोन। जहां तक बायबैक का क्वेश्चन है, र्यूमर तो बहुत समय से चल रहा है। जब से इन्फोसिस का बायबैक अनाउंस हुआ था उसके बाद से ही बातचीत चल रही थी, बट एज सच कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट दे अनाउंस, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स कोई मतलब मेजर अर्थ शैटरिंग रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। रिजल्ट सीजन भी Q2 वुड बी एन ओकेश रिजल्ट सीजन, नथिंग टू ग्रेट, बट Q3 is where I expect action to happen. So Q3 earning season should be much better, Rajat, and Q4 perhaps. So that's मेरी expectations उन 2 quarters से ज्यादा है। Q2 should be an okay kind of more or less earnings, मेरे को लगता है रजत अब bottom out होती जा रही हैं, and I think things would only improve from here. राइट। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए सर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। Thank you. प्रशांत जी हमारे साथ बने रहेंगे, और अब हम जब बाजार ओपन हो जाएगा तो फिर मार्केट ट्रैक करेंगे, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्रशांत जी, अभी इतने समय बाद, अब मेरे को याद है सर, आपने बोला था दिवाली तक ऑल टाइम हाई लेवल लगेगा, मेरे को याद है, मेरे मन में बैठ गई है बात कि सर आया नहीं वो लेवल। ये सीरियसली इस बार बहुत दिक्कत है ना, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह ये हायर साइड पे मामला फंसा के चले गए हुए हैं, एफआईज 93% शॉर्ट बैठे हुए हैं। यस यस, वी आर वेरी मच स्ट्रक इन सम जोन, तो वो जोन को बाहर आने के लिए आई डोंट नो व्हाट रीजन वुड बी देयर टू ब्रेक दैट लेवल्स एंड मेक श्योर कि हम लोग ऑन और बिफोर दिवाली वी आर गोइंग टू बी हैव अ न्यू हाई। अभी भी मेरा ऑब्जर्वेशन वही है, मतलब देयर विल बी वन डे, आई थिंक मे बी अनदर 10 days, मतलब मेरे सबसे आज 9 तारीख है और 20 तारीख को दिवाली है, तो मतलब वर्किंग डे में नहीं बोल रहा हूँ, 7 days 11 days आर देयर, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिस दिवाली न्यू हाई। 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब दिवाली के पहले बोल रहा था कि दिवाली का जो सीजन है ये होता है कन्विक्शन, मैं यही जानना चाहता था कि 10 दिन है तो तब भी ऑल टाइम हाई की बात करोगे आप, एक बात तो ऑब्वियसली सर। सर फिर वो सेक्टर्स कौन से अच्छे लग रहे हैं अभी मार्केट में? अभी तो रिजल्ट सीजन भी शुरू हो गया, अभी किस सेक्टर पे नजर रखें? देख, अगेन पीएसयू पे फोकस करूंगा मैं, पीएसयू दैट टू बैंक्स। मुझे लगता है कि बैंक्स विल डू बेटर, जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये 2-3 बैंक्स के जो बिजनेस अपडेट देखे मैंने, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हुआ है, जो स्टैंस लिया है नॉट डिक्रीजिंग एनी इंटरेस्ट रेट्स, तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैंक एज ए सेक्टर, पीएसयू हो या प्राइवेट हो, दे विल लीड टू द ऑल टाइम हाई। अब मार्केट की ओपनिंग हो गई, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट्स भी शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद फिर बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछना चाहते हैं प्रश्न अपनी होल्डिंग पे। सबको ये है कि मार्केट जब चला तो फिर हमारे स्टॉक्स तो उतने 2024 के लेवल पे पहुंचे भी नहीं अभी, और मार्केट आज थोड़ा दायरे में ही फंसा रहेगा। अब टीसीएस शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन अगर कुछ भी बायबैक या फिर कोई ऐसी अनाउंसमेंट टीसीएस ने करी तो फिर वो भी तो इम्पैक्ट डालेगा, तो ना चढ़ेंगे ना गिरेंगे, इस तरीके का मार्केट देखने को मिलेगा। और फिलहाल मार्केट में पेज जो है वो थोड़ा थोड़ा फंसा रहेगा। सर पहला जो सेक्टर समझ में आएगा आज वो शायद फार्मा, थोड़ा डिफेंसिव मोड पे जा रहे हैं, तो आपकी राय फार्मा स्टॉक्स पे और क्या पसंद है आपको उसमें? देखो फार्मा में आई थिंक ग्रैनुअल शुड बी वन स्टॉक पोस्ट जो एक्सपायरी, मतलब एफएनओ से बाहर आया हुआ है,
मुझे हमेशा कभी भी कोई स्टॉक F&O से बाहर आता है तो बहुत अच्छा लगने लगता है, बिकॉज उनके ट्रेडिंग ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं इनटू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि ग्रैन्युअल्स कैन बी वन स्टॉक वन शुड फोकस मोर ऑन इन द फार्मा, और सिप्ला कैन आल्सो बी सेकंड स्टॉक। अगेन ट्रेडिंग बेसिस पे मुझे लगता है सिप्ला कैन आल्सो बी ए गुड मोमेंटम स्टॉक फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो ओवरऑल मुझे फार्मा अभी डाउनसाइड लिमिटेड लगता है, बट अगर सेक्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि वी आर स्टिल इन दी मेक और ब्रेक लेवल के नीचे ही हैं। अगर फार्मा इंडेक्स हम देखते हैं 21,900 के आसपास चल रहा है, 22,100 के ऊपर अगर फार्मा इंडेक्स थोड़ा क्लोजिंग आ जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पे मेक और ब्रेक में मेक लेवल अच्छा बना देगा और वहां से 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो ओवरऑल ग्रैन्युल्स एज वेल एज सिप्ला आई लाइक द मोस्ट। राइट, ग्रैन्यूल्स और सिप्ला। लेकिन आज के सत्र में जो चल रहा है वो है ऑरबिंदो फार्मा, ये स्टॉक ऊपर आया, पीपीएल फार्मा ऊपर है, उसके बाद फिर स्ट्राइड्स और रेड्डीज, ल्यूपिन सब ऊपर चले गए। तो आज फार्मा सेक्टर में एकदम से खरीदारी हुई है और रिजल्ट सीजन, बड़े रिजल्ट सीजन जो कंपनियों का रिजल्ट है वो अब शुरू हो जाएगा आना। सर मिड कैप गेनर्स में प्रेस्टीज एस्टेट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस अपडेट्स ये चला है आज। तो रियल एस्टेट सेक्टर पे आपकी कॉल, आज दो ऐसे नजर आ रहे हैं कि प्रेस्टीज एस्टेट्स, दूसरे गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन दोनों पे आपकी राय। तो देखो ऑब्वियसली आजकल बिजनेस अपडेट्स पे ज्यादा फोकस हो रहा है, बिकॉज दैट गिव्स ए वेरी क्लियर इंडिकेशन कि जो आने वाले रिजल्ट्स हैं शायद कैसे हो सकते हैं और कैसे मंथ ऑन मंथ ट्रेंड चल रहा है उनके बिजनेस के ऊपर। तो ओवरऑल आप देखो आज रियल एस्टेट इंडेक्स भी अच्छा खासा मोमेंटम में आ चुका है। अगेन सिमिलर टू व्हाट फार्मा, आई थिंक रियल एस्टेट वी कैन आल्सो डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। इसमें मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज ही अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो टेक्निकल में मुझे अभी भी लगता है लोडा कैन आल्सो बी ए बेटर स्टॉक, बट अगर किसी को अच्छा मोमेंटम लॉन्ग टर्म में लेना है तो आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन डू वेल। यहाँ से एटलीस्ट 2250 कैन बी ए टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। वैसे प्रेस्टीज जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो औसत रियलाइजेशन है अपार्टमेंट्स की वो पहुंच गई 14,906 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। सर ये लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, ये 14,906 रुपए प्रति स्क्वायर फीट अगर आप लॉन्च पे इतना जो सेल्स करते समय मतलब बुकिंग अमाउंट टाइप्स, तो ये मतलब 14,000 15,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट भाव हो गया है। यानी कि 1.5 करोड़ खर्चना पड़ेगा 1000 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट ले रहे हो तो। ऑब्वियसली सर मुझे लगता 2000 ले है रहे हो तो प्रेस्टीज वो थोड़ा 3 सा करोड़। डिफरेंट लीग में जा चुका है। अभी प्रीमियम लग्जरी, हायर प्रीमियम लग्जरी के अंदर उसके फोकस बहुत है, तो वहां पे 14-15 हजार का रियलाइजेशन इज ऑलमोस्ट वेरी मिनिमम टू अंडरस्टैंड। तो बट रिसेंटली लास्ट 10 days बैक आई मेट द पीपल, उनका भी कोई एक सब्सिडरी उनका आईपीओ भी आ रहा है वेरी सून, प्रेस्टीज वेंचर्स, ये जो होटल्स और उसके अंदर है। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा मोमेंटम में आ रहा है एंड they are very strong in their brand, in their quality, in their delivery and all. So I think Prestige can be a good trading bet. Again यहाँ से 1700 तक का एक मोमेंटम लग रहा है। मिड कैप स्पेस में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक तो प्रेस्टीज एस्टेट्स ही है। फिर फार्मा स्टॉक्स में ल्यूपिन, मार्क्सन्स, ऑरबिंदो, स्ट्राइड्स, आरती ड्रग्स, ये सब एकदम से ऊपर आ रहे हैं। और कुछ मिड कैप्स खंगालने की कोशिश करते हैं, उसमें एक स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, वो है IIFL फाइनेंस। इस स्टॉक पे आपकी राय सर? सर ओवरऑल देखो ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, मैं आज सुबह ही अपने क्लाइंटों से डिस्कस कर रहा था, तो विच इज ए डिस्क्लेमर आल्सो। IIFL लुक्स वेरी स्ट्रांग फॉर मी एट करंट लेवल्स, एक अच्छा ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अगेन 540 कैन बी ए टारगेट। ओवरऑल फ्रेश पोजीशन भी आप बिल्डअप कर सकते हो, और लास्ट 7-8 डेज से ये स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आने वाले रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से मार्केट बहुत वॉलेटाइल थे, तो आई थिंक ब्रोकिंग कंपनीज और कैपिटल मार्केट कंपनीज विल डू बेटर बिजनेस in this kind of volatility. So I think Motilal Oswal, IIFL can do better. ओके, मिड कैप्स में बहुत छान के स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे आज के साथ। एक है तानला प्लेटफॉर्म्स, 4% ऊपर गया है। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है? ट्रेडिंग एट 740। I think momentum upside is very limited to 750, 760 levels. फ्रेश पोजीशन भी आप ले सकते हो। टेक्निकली छोटा सा ब्रेकआउट है, बट अगेन अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। ओके राइट, कुछ एक दो मिड कैप्स पे और बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेट व्यूज के पास चलेंगे। और उसमें एक स्टॉक आ रहा है उषा मार्टिन और एक है सुब्रोस। ये दो स्टॉक्स अभी आपको कैसे लगते हैं? सर उषा मार्टिन देखो, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ये लास्ट 10 साल का मल्टी बैगर कैंडिडेट भी रहा अपना रिसर्च फॉर्म से। आगे जाके मुझे लगता है कि 4-5 साल के हिसाब से किसी को अभी भी मल्टी बैगर किसी को देखना है तो उषा मार्टिन कैन बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन एवरी डिप्स। बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी 400-420 के आसपास। ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। आई थिंक अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि
480, 490 और 500, दिस कैन बी ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि अर्निंग्स के फोकस में भी ये 40-50 रुपए यहाँ से भाग सकता है। और सुब्रोस ये ऑटो एंसिलरी स्पेस में कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली जब भी सुब्रोस की बात आती है, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो जो कंपलसरी इम्प्लीकेशंस होते हैं व्हीकल्स में, ट्रक्स में, तभी ये स्टॉक चलता है। बट अगेन यस, लुक्स पॉजिटिव विद स्टॉप लॉस ऑफ 1055 विद टारगेट ऑफ 1200 रुपीज। बाकी तो फिर जैसे कल के मार्केट में आईटी दिखाई दे रहा था ना, आज के मार्केट में फार्मा दिखाई दे रहा है। तो एक दिन एक सेक्टर, दूसरे दिन दूसरा सेक्टर, इस तरीके की रोटेशन देखने को मिलेगी। पहले बता दिया था आपको कि सेक्टोरल रोटेशन बहुत तेज देखने को मिलेगी। अब संभल सकते हैं तो संभल जाएं। मार्क्सन्स फार्मा, इस पे बात नहीं हुई अभी, 172 पे पहुंच गया, 4.5% ऊपर। बहुत समय बाद चला। I think yes, after a lot of consolidation or underperformance in the market, stock has started trailing. But again, चार्ट पे तो अपसाइड बहुत लिमिटेड लग रहा है, 180, 182, that can be a best case scenario for Markson. फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा बिकॉज बहुत दिनों के बाद चढ़ा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बिजनेस अपडेट रहेगा इसका, वो रीजन से ऊपर गया हुआ है। बट डाउन साइड इज अगेन वेरी लिमिटेड टू 160 लेवल्स। अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, तो स्ट्रेट अवे उनके क्वेश्चंस लेते हैं। अरमान जी नमस्कार, पवन जी बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब नमस्कार, प्रफुल्ल जी गुड मॉर्निंग। इंडिया का फ्री मनी अभी इलेक्शन में जा रहा है सर, बिहार इलेक्शन से कितना असर देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली सर देखो, बिहार इलेक्शन हो या मुंबई का इलेक्शन हो, नवंबर दिसंबर में डिक्लेयर होगा, तो दिस विल हैव सम काइंड ऑफ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, बट अगेन दैट विल ओनली बी सपोर्टिव फॉर द मार्केट फॉर 1 or 2 days। तो मुझे लगता है कि जो हर गवर्नमेंट जो पुश करता है जब भी इलेक्शन आते हैं, तो स्टेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे फ्री बीज बांटना चालू हो जाता है, तो इट्स अ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो स्टेट का एक बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। बट अगेन आई थिंक इट्स ए क्लीन स्वीप। अगेन टाइम भी अपने लिए कोई गवर्नमेंट का डर है नहीं है कि मतलब ये हार जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ही है। टाइम बीइंग अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि ना कि इलेक्शंस पे। ओके, आतिफ शेख जी बोल रहे हैं अदानी पावर का बाई लेवल फॉर 2 years, 2 साल के लिए खरीदना चाहते हो तो शेख साहब फिर धीरे धीरे करके खरीदो ना। एग्जैक्टली तो भाव कोई भी नहीं बता सकता। अदानी पावर में फिर भी आपको बेस्ट बाय जोन क्या लगता है? देखो बेस्ट बाय जोन तो 120, 125 के रेंज में आ सकता है, और 2 साल में कभी ना कभी इसका एक ऐसा न्यूज आएगा मार्केट्स में, वॉलेटिलिटी जहाँ पे 10%, 20% जब गिरता है, वही एक अपॉर्चुनिटी होता है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में लेने के लिए। बट अगर रैली मिस नहीं करना चाहिए, अगर आपको 1000 शेयर लेना है तो 100-200 तो अभी ले ही लो ये भाव पे। अगर फिर से 10 रुपए गिरता है तो और 200 ले लें वहां पे, और उससे 10 रुपए का और 200 लेना। तो ऐसे एवरी गैप डाउन पे आपको एक 10%, 20% आप अकोमोडेट करते रहोगे तो आपका अच्छा भाव मिल जाएगा। राइट नाउ 120 के नीचे तो मुझे लग नहीं रहा है, और अपसाइड में आप देखोगे तो 165, 170 के ऊपर नहीं लग रहा है। मार्केट को बहुत सरप्राइज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था उससे तो डबल ही है। गिफ्ट निफ्टी बताया था 30 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, हम चले गए 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी पे। तो है यही कि 2 दिन से पिट रहे थे, बार बार ऊपर जा रहे थे तो बिकवाली हो रही थी। एक बार देख लेते हैं कि आज शॉर्ट टर्म बहुत ही छोटे चार्ट्स पे जा रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट्स पे, इंट्राडे वाली बात कर रहा हूँ। तो सर ये हर बार ये देखो इस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको, चार्ट थोड़े धीरे हैं इसलिए ट्रेंड लाइन आएगी भी नहीं ढंग से, आ गई। तो इस बार निकल जाएंगे कि ऊपर बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलेगा? इतनी हिम्मत है कि हम 25-200 के लेवल पर दोबारा आज टकराएं जाके, या फिर यहीं से ही बिकवाली? आज तो मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है कि कल वीकेंड तक ये कुछ अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। आज भी अगर एफआईएस का अगर कोई डिसेंट पॉजिटिव नंबर्स अगर आते हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी ए ट्रिगर फॉर मार्केट्स टू गो अहेड 25,200। बट अगर नंबर्स खराब नहीं है तो एक सेंटिमेंटल साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,000 है, उसके नीचे क्लोजिंग तो फिर थोड़ा सा फिर खराब ही कर देगा मार्केट का मूव। नैन्सी जी पूछ रहे हैं सूला विनयार्ड्स का ट्रेंड खराब हो गया है क्या? 286 के लेवल पे इन्होंने ले रखे हैं। जीएम नहीं, ब्रूरीज के नतीजे आने वाले हैं आज। आई थिंक यहाँ के आसपास ही कंसल्ट करेगा, 240, 250 के रेंज में ही ये स्टॉक कंसल्ट करेगा, एंड दैट वुड बी ए गुड रेंज फॉर अक्यूमुलेशन फॉर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। जब तक इसमें कोई अर्निंग्स का विजिबिलिटी स्ट्रांग नहीं आता है, मुझे लगता है कि स्टॉक 300 का भी कोई टारगेट देखेगा। टाइम बीइंग तो ये रेंज है 240 लेवल्स, 250 लेवल्स। ओके, पैसा लो डिजिटल को ट्रैक कर रहे हो आप, 39 के लेवल पे इन्होंने ले रखा है। देखो कुछ खास नेगेटिविटी तो है नहीं है, बट अगेन अपसाइड भी बहुत लिमिटेड है 42, 44 के आसपास।
बट ज्यादा कोई डिटेल ट्रैक तो इसके ऊपर नहीं करता हूँ मैं, बट अगर जो चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड डाउनसाइड लिमिटेड 2 रुपीज के आसपास ही ट्रेड करते रहेगा। केडी यू के नाम से आईडी, गुड मॉर्निंग सर, बोल रहे हैं कि सीजी पार पे आपकी राय। इनको एक ऑर्डर इनफ्लो की खबर भी थी आज, नहीं इनको नहीं थी, माफ कीजिए, वो सीजी कंज्यूमर को थी। सीजी पावर पे आपकी राय सर? तो डाउनसाइड इज लिमिटेड, मुझे लगता है कि अक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। अगर लिया भी है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 728 के आसपास, और आई थिंक अर्निंग्स आने जाने से पहले ही ये स्टॉक शायद 800 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे, तो 800 कैन बी योर टारगेट फॉर यू। थोड़ा लंबा लंबा ही बोलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि चार्ट खुलने में दिक्कत आ रही है। जब तक चार्ट खुलता है तब तक तो आंसर ही आ जाता है, क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू जो मॉर्निंग ओपनिंग होती है मार्केट की तो अक्सर धीरे हो जाता है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मॉसचिप ये एक स्टॉक है और ये बोल रहे हैं कि अभी इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। सर इसके आगे ना लगा हुआ है चिप, इसलिए स्टॉक चल रहा है बहुत तेज। ऑब्वियसली तो आपकी राय क्या है? जिसके सामने चिप लगा हो, जिसके आसपास सोलार लगा हो, जिसके आसपास रिन्यूएबल लगा हो, ये वाले स्टॉक सब अच्छे खासे मोमेंटम में आ जाते हैं, बिकॉज फोकस भी है इंडस्ट्री के ऊपर और डिमांड एंड सप्लाई भी अच्छा खासा चल रहा है, ऑर्डर बुक भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी द रीजन व्हाई स्टॉक है एक्चुअली आउट परफॉर्म कर चुका है। आप देखो महीने भर पहले ये स्टॉक 160 165 के आसपास चल रहा था, आज ऑलरेडी 280 के आसपास चल रहा है। तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, प्रेस पोजीशन तो मैं बोलूंगा नहीं। जिसके पास है प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 55 56, मतलब 255 256 का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट कैन बी 300 इन द बेस्ट केस सिनेरियो। मैट्रिक्स एफएफ नाम से एक आइडिया बोल रहे, रजत देवगन, क्या आप अजय देवगन के परिवार से हैं? अगर ऐसा हो तो एक बार पूछ के देखो अजय देवगन से, कुछ कोई लिंक विंक हो तो। यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो, यहाँ तो कोई लिंक नहीं, वहां से कोई बैठ जाए लिंक तो है। फैमिली ट्री बनाओगे तो कहीं ना कहीं लिंक बैठ ही जाएगा। हाँ देवगन देवगन है ना, वैसे गोत्र क्या पता मिल रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, मतलब कंफर्मेशन तो किसी भी चीज की नहीं होती। चलो देखते हैं, क्या पता सत्य साबित हो। दिन भी वैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पलट भी सकते हैं दिन। अच्छा प्रफुल्ल ठाकरे जी बोल रहे हैं 24,665 अगेन सून क्रैश करेगी मार्केट 400 पॉइंट से रिजल्ट सीजन में। देखो जिस तरीके से मैंने आपको जो मेक और ब्रेक लेवल बताया, अगर वो नहीं हुआ तो उनका नंबर तो शायद पॉसिबल है। ओके इमरान खान जी, गुड मॉर्निंग बिज द कॉल मेंबर्स, गुड मॉर्निंग सर। राहुल रे जी बोल रहे हैं यूके के पीएम के साथ आज फ्री ट्रेड डील होना है, अगर होता है तो क्या मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? देखो यूके के साथ जो बिजनेस है ऑलरेडी बहुत सारे स्टेज पे हमने साइन कर चुके हैं, तो नॉट अ बिग डील। इंडिया के लिए जो बड़ा बिग न्यूज होगा वो इंडिया यूएस का ही होगा। जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तब तक कोई बड़ा मोमेंटम कोई भी अदर न्यूज से नहीं आ पाएगा। तो इंडिया पे अभी टाइम बिंग अर्निंग्स में अच्छा खासा जंप आना चाहिए। सेकंड यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो दोनों का मोमेंटम आएगा तो ही मार्केट्स बहुत जबरदस्त भागेगा। मार्केट वैसे भागना तो शुरू हो गया सर, मतलब 67-70 पॉइंट्स ऊपर आ गए, कुछ ना कुछ तो भनक लगेगी होगी मार्केट को। ऑब्वियसली सर, जिस तरीके से लास्ट 7 डेज से मैं देख रहा हूँ मार्केट ने अच्छा खासा एक एवरीडे स्लोली 50-100-200 पॉइंट 50-100-200 पॉइंट्स का एक स्टेप लेके जा रहा है। यस इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंस, बट अगेन जिस तरीके से आज टीसीएस ने अगर कुछ खराब कर दिया तो अगेन थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ जाएगा। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं पिकाडेली एग्रो को ट्रैक कर रहे हो आप, 681 पे ले रखा है उन्होंने। क्या स्पेलिंग है सर इसका? PICC। PICC। बहुत दिनों के बाद स्टॉक देख रहा हूँ, बट अगेन कंसोलिडेशन जो जोन में ही है, फ्रेश पोजीशन तो कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसका एक 200 DMI 636 के आसपास है, तो उसको मेंटेन करके आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। नहीं लिया तो वेट एंड वॉच। पिछले कुछ दिनों में 2 बहुत अच्छे शेयर्स चले थे इनके पोर्टफोलियो में, हैं ये शेयर्स, मेरे ख्याल से अब नहीं चल रहे हैं। वो है हिंदुस्तान जिंक और अनंत राज, तीसरा भी है सर पारादीप फॉस्फेट्स। अब पता नहीं लगा ना प्रॉफिट बुकिंग कहां पर करनी है। अनंतराज में तो कल एक अपसाइड न्यूज भी आया था कि QIB राइज कर रहे हैं 1100 करोड़ के आसपास फॉर फर्दर एक्सपेंशन। ऑब्वियसली जब QIB अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट में उसका प्राइसिंग 4-5% नीचे का ही प्लेसमेंट में आता है। तो वेट एंड वॉच, मुझे लगता है कि दिस स्टॉक कैन डू बेटर। आई थिंक 800 का एक ट्रेडिंग टारगेट मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। और अगर वो QIB सक्सेस में देख के उसके कौन से नाम आते हैं इन फंड्स के, वो देख के भी मोमेंटम में आ सकता है। बट अगेन डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड।
आजकल में उसके अपडेट्स आ जाना चाहिए QIB के ऊपर, और उससे पहले जो QIP जो लॉन्च करती है कंपनी, उसका इस्तेमाल रकम का कहाँ करती है? वो उसमें डिक्लेयर होता है कि हम इसका रकम का इस्तेमाल यहाँ करेंगे? डिक्लेयर हो चुका है कि इट इज टुवर्ड द एक्सपेंशन प्लान, थोड़ा रियल एस्टेट के भी ऊपर है और उनका जो डाटा सेंटर है उसके ऊपर भी कर रहे हैं। तो नाउ हु आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ QIB, दैट इज मोस्टली अवेटेड फॉर द मार्केट्स। अगर उसमें कोई बड़ा नाम फंड्स का आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर से स्टॉक 425 या 440 के आसपास, 725 या 750 के आसपास आ जाना चाहिए। एक सवाल और भी आता है सबके दिल में, जब QIP आता है तो रिटर्न रेशियोज पे क्या असर आता है? स्टॉक एकदम से नीजक रिएक्शन क्यों मारता है नीचे? नहीं देखो, हमेशा QIB फंड जो आते हैं वो मार्केट भाव पे नहीं आते हैं, उनके थोड़े से डिस्काउंटेड भाव पे मांगते हैं। और ऑब्वियसली उससे पहले स्टॉक ने, देखो अगर अनंत राज देखोगे तो लास्ट सितंबर 12 से लेके अगर आज की तारीख तक देखते हो, अक्टूबर 10 तक, स्टॉक हैज रैलीड फ्रॉम 590 रुपीज टू 720 730 रुपीज। तो अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, और QIB का प्लेसमेंट भी शायद 695 रुपीज के आसपास का ही एक फ्लोर प्राइस दिया हुआ है। तो इसके नीचे नहीं जाएगा, ये मार्केट का अजम्पशन है, और फंड्स के नाम के ऊपर बेस पे फिर स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम में आ जाएगा। हिंदुस्तान जिंक भी था इनके पास, वो है इनके पास 467 के भाव पे। देखो मेटल अच्छा खासा चल रहा है, जिंक भी अच्छा खासा चलेगा, और उनके पास सिल्वर का पोर्टफोलियो भी है। तो आई थिंक दैट इज द सपोर्टिव ट्रेंड, बिकॉज सिल्वर का भाव आप देख ही रहे हो, मतलब इट हैज क्रॉस द ट्रेंड ऑफ गोल्ड। सो वो एक रीजन से स्टॉक अच्छा खासा एक्शन में रहेगा। अपसाइड लिमिटेड है 520 के आसपास तक एंड ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव, बट अगर लॉन्ग टर्म किसी को होल्ड करना है तो अभी भी इसको एवरी डिप पे खरीद सकते हो। बेस्ट लेवल वुड बी नियर 460 लेवल्स। ओके, पैरादीप फॉस्फेट्स 176 पे ले रखा है सर। अगेन देखो, मुझे लगता है कि अर्निंग बेस पे कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है प्रेशर आ सकता है। तो ये स्टॉक ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, तो अगर आपके पास है और प्रॉफिट लग रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर दो। इवन दो इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे लगता है कि स्टॉक अगर आज की तारीख में 183 चल रहा है और आपको 10 दिन में अगर 160 मिलने वाला है तो 20 रुपए बचा सकते हो, कॉस्टिंग कम कर सकते हो या प्रॉफिट बचा सकते हो। तो माय व्यू वुड बी शॉर्ट टर्म टारगेट 160 165 अहेड ऑफ द अर्निंग्स। मार्केट पे वही बात हुई ना कि जिस लेवल पे वो जो ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करी थी वहीं पर आके थोड़े थोड़े मार्केट फिर से फंसते हुए नजर आए हैं। तो कोई बहुत बड़ी चाल की उम्मीद आज थी भी नहीं। अब 25,100 के लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है निफ्टी को, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया है फिर से ऊपर। देखते हैं आज दिन कैसा निकलता है। किन टीसीएस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे जो फोकस में है। ल्यूसिफर द पनिशर, अश्विनी जी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सर, इनके पास 2 FMCG स्टॉक्स हैं, एक है वरुण बेवरेजेस और एक है ज्योति लैब्स, और दोनों ही नहीं चल रहे हैं। आपकी राय, इतनी बुरी हालत कैसे हो गई वरुण बेवरेजेस और ज्योति लैब्स की? देखो वरुण बेवरेज तो लास्ट कितने मतलब ऑलमोस्ट फरवरी जनवरी से ही ये अंडर परफॉर्म करना चालू कर चुका है। 2 रीजन है। एक तो उनका जो कोको कोला के साथ जो जो बॉटलिंग प्लांट का जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो पेरेंट कंपनी है जो मतलब बड़ा वेंडर है उनका, वो अदर देन VBL भी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और प्रोजेक्ट्स लाके लेके आ रहा है 10,000 करोड़ के आसपास। तो वो एक रीजन था कि VBL का जो फ्यूचर प्रोजेक्शन से थोड़ा सा अंडर प्रेशर में आ चुके थे। सेकंड, अगेन रिसेंटली जो मुकेश अंबानी के जो फर्म ने एक कैंपा कोला जो उनका ब्रांड है, वहां पे कैंपा सेफ बोल के एक बॉटल का लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे वाटर बॉटल्स का जो इंडस्ट्री में बड़ा डिस्काउंट के साथ ऑलमोस्ट 15 रुपए एक बॉटल के आसपास उन्होंने लॉन्च कर चुका है। और इसके पास भी बॉटलिंग यूनिट है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा इनको भी सेल्स प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर आ सकता है। दैट वुड बी द रीजन व्हाई स्टॉक हैज क्रैश फ्रॉम 520 रुपीज टू द करंट लेवल्स। तो इवन दो इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई इसमें बड़ा मोमेंटम आने वाला है। स्टॉक तो जाएगा एक बार 400 के आसपास, उसके बाद अर्निंग फोकस करना पड़ेगा। जिस तरीके से इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए हुए हैं कॉम्पिटिटर से, उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस पर डिपेंड है कि ये स्टॉक फिर से 460 या 500 लेवल्स को आने के लिए, बट थोड़ा सा लंबा टाइम देना पड़ेगा। और वो ज्योति लैब्स को क्या हो गया? ये वाला, ये तो हम जब भी बात करते थे रूरल कंजम्पशन की, रूरल डिमांड की, तो फिर ज्योति लैब्स का स्टॉक बार बार रेडार पर आता था, अभी नहीं चल रहा। बहुत महीनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, मतलब नवंबर 2024 के बाद ये कभी भी उतना 50 डे DMI को क्रॉस करके 200 DMI को क्रॉस करने के लिए मतलब उसको हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक नाउ अगेन इट हैज ट्राइड टू क्रॉस 50 डे DMI। स्ट्रेंथ थोड़ा स्ट्रांग है, बट अगेन द हर्डल वुड बी 200 DMI व्हिच इज एट 358। तो अगर 358 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो ही कुछ स्ट्रांग रहेगा। ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव।
आई थिंक आने वाले अर्निंग्स कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव वे में आ सकते हैं, ये चार्ट बता रहा है। PHB नाम से एक आईडी में पूछ रहे हैं केवल किरण क्लोथिंग, ये तो टेक्सटाइल्स तो वैसे भी नहीं चल रहे हैं, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? केवल किरण क्लोथिंग। देखो वैल्यूएशन वाइज तो ठीक ठाक है, बट स्टॉक ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। मई के बाद ये स्ट्रॉन्ग मूव आया था, मई में इसका भाव था 400 रुपए के आसपास, उसके बाद फिर से ये हाई बनाया था 600 के आसपास और फिर से थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है। तो अगेन अपकमिंग अर्निंग्स के फोकस पे अगर किसी को अगर देखना है तो ये स्टॉक शायद नेगेटिव रहेगा और अर्निंग्स भी कुछ खास नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपके पास है ऑलरेडी, प्रॉफिट में लग रहा है आपको है, तो एक बार तो एग्जिट करना चाहिए। इतने सारे हार्ट्स बना के भेज दिए। नमस्ते महावीर सिंह जी बोल रहे हैं केफिन टेक 1250 और ले लिया 800 शेयर, तो अभी क्या करें? ट्रेंड तो नेगेटिव है, मेक और ब्रेक लेवल इसका 1100 का है, तो मतलब जब तक 1100 के ऊपर क्लोजिंग आती नहीं है तब तक भी स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं। ऑब्वियसली इट्स ए प्रॉक्सी फॉर द कैपिटल मार्केट्स, बट इसके लिए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टर बने रहो। मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग तो कहीं ना कहीं साल भर के अंदर आ ही जाएगा। अगर मार्केट मोमेंटम अच्छे रहे तो मुझे लगता है प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, मेक और ब्रेक लेवल वुड बी 1100 के आसपास। अभिषेक जी, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग सब कुछ बेच दिया, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग रोक लिया, 107 के लेवल पे ले रखा है सर, ये चढ़ेगा क्या? इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, देखो वैल्यूएशन वाइज तो अच्छा खासा लग रहा है अभी भी, मतलब डाउनसाइड इज लिमिटेड टू 88 के आसपास तक, तो डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। बट अपसाइड आने के लिए एक बार ये 50 डे डीएमआई जो है 101 रुपया, उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद ही कुछ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है और टारगेट नियर टर्म में 110 115 के आसपास रह सकते हैं। तो ओवरऑल वेट एंड वॉच, कुछ ना कुछ तो मोमेंटम आ सकता है। ओके, पीडीएस लिमिटेड को ट्रैक कर रहे हो, उस पे वो व्यू जानना चाहते हैं। अभिषेक जी, रोज का एक नया स्टॉक आ गया अब आपके पोर्टफोलियो में, आप टिक नहीं रहे हो स्टॉक्स के साथ, मैंने देखा है। नहीं, तो आजकल सर ये मार्केट पे जिस तरीके की शफलिंग हो रही है ना, तो अब नए नए स्टॉक्स ही आ रहे हैं रेडार पर। ये ट्रेडिशनली वेरी ओल्ड कंपनी है, थोड़ा रिमर्स का एक्शन अच्छा हुआ था बट अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है। मोमेंटम आएगा तो ये अर्निंग्स के बेस पे ही आएगा, बाकी तो उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं है। इट हैज टू क्लोज अबव 338, देन ओनली समथिंग कैन हैपन ऑन अ टेक्निकल बेसिस। तो ओवरऑल ट्रेंड स्टिल नेगेटिव। बहुत पढ़ाई करी होगी उन्होंने वैसे, क्योंकि ना बहुत बहुत नीचे से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल के 2024 के निचले स्तर पे पहुंचा हुआ स्टॉक, फिर भी कन्विक्शन हाई है ऐसा लग रहा है इनका। क्या करती है कंपनी? अपैरल फुटवेयर पीडीएस लिमिटेड। Yes, it is into distribution of ready-made garments and other consumer products worldwide. मतलब अच्छा खासा ये ब्रांड कुछ है। यूके की ट्रेड डील का कुछ असर तो नहीं सब देख रहे हैं आज? ऐसे ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे पास, केवल टेक्सटाइल किरण एज ए क्लोथिंग, सेक्टर पीडीएस थोड़ा लिमिटेड। सा वो डील के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है, बट अगेन अर्निंग्स आर हाईली फोकस्ड बिकॉज अर्निंग लास्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में Q4 में भी नहीं था, Q1 में भी नहीं था, अभी Q2 में अगर कुछ ना कुछ तो स्टेबिलिटी नहीं आता है तो मुझे लगता है टेक्सटाइल विल गो बैक। संजय रस्तोगी जी बोल रहे हैं रूट मोबाइल, आपकी राय? 1012 पे ले रखा है। देखो बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक इट्स ए स्टोरी ऑफ लॉन्ग टर्म ओनली, बट अगेन अब देखो लास्ट नवंबर अक्टूबर नवंबर से, अच्छा अक्टूबर से लेकर अभी तक ये अंडर परफॉर्म ही रहा हुआ है। तो ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव, आई एम नॉट बी इन ए पोजीशन टू से वेरी स्ट्रांग, बट वैल्यूएशन थोड़े अच्छे अच्छे लगने लगे हैं अभी। अगर अर्निंग्स पे देखते हैं तो अर्निंग्स में भी कुछ खास तो नहीं है, मतलब दी मार्जिन आर डिटोरेटिंग एवरी क्वार्टर। सितंबर में 12 था, जून में 9% हो चुका है, प्रॉफिट्स हैव बीन अगेन इन डिक्लाइनिंग मोड। तो ये अर्निंग्स शो जो Q2 में है, अगर यहाँ पे भी डिक्लाइनिंग मोड कंटिन्यू होगा तो आई थिंक द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव और शायद ये स्टॉक 52 वीक के आसपास ही ट्रेड करे, विच इज एट 730 740 लेवल्स। विजया डायग्नोस्टिक भी रडार पर है सर। हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल गए हाल फिलहाल में, सीजीएचएस के रेट्स रिवाइज होने के बाद। Yes, विजया it is डायग्नोस्टिक कैसा लगा? it is done after 15 years of waiting period, but अब जो 15-20% का जो उनको इंक्रीमेंट मिला है कॉस्ट ऑफ सर्जरी एंड ऑल, तो वो कुछ खास नहीं है। इतना इन्फ्लेशन बढ़ चुका है लास्ट 15 साल से इन दी मेडिकल फील्ड, तो मोमेंटम तो हॉस्पिटल स्पेस में आ चुका है। डायग्नोस सेंटर में भी एक अच्छा खासा टेक्निकल मोमेंटम आ चुका है, इट इज अबाउट 200 अबाउट 50 डे डीएमआई। तो आई थिंक अगर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो सकता है 1100 तक।
मार्क्सन्स के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन तरुण जी के पास 180 के हैं, इसलिए वो बार बार पूछ रहा हूँ। बायोकॉन भी है 396, चाहते हैं कट जाएं, लेवल्स ऊपर के हैं, तो मार्क्सन्स और बायोकॉन इनके ऊपर आपकी राय? देखो बायोकॉन आई थिंक टेक्निकल ट्रिगर 200 DMA के ऊपर देने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक द स्टॉक विल ट्रेंड पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 358 और 360। ये एक 10 रुपए का फर्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है। अगर उसको ऊपर भी अगर सस्टेन कर लेता है और अर्निंग्स में कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिविटी है आ सकती है, तो ये स्टॉक 375 380 तक जा सकता है इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और मार्क्सन में एक बार बात कर चुके, तो फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। MARK Markson Pharma again, वही 180 levels can be a best case scenario time being, or which is also a 50-day DMI level where it has to test and cross those levels। अगर यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम 50-day EMA को भी आता है और अर्निंग्स में भी कहीं सपोर्टिव मिल जाता है, तो स्टॉक 200-210 तक जा सकता है। SKF इंडिया, इनकी एक और कंपनी का शेयर मिलेगा मेरे ख्याल से, SKF इंडस्ट्रियल, तो एक शेयर पे एक शेयर मिलने वाली बात थी इस पे, आप तो एडजस्ट हो जाएगा। SKF इंडिया 5000 के लेवल पे रखा है उन्होंने। हाँ, बट मैंने ये न्यूज़ पढ़ा नहीं है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट अगेन अगर किसी का पोजीशन होल्ड है, प्लीज मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 4600। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है कोई भी रीजन से, तो स्टॉक विल सी सम काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर। एक लास्ट सवाल लेंगे और उसमें इंडीजीन के ऊपर का सवाल आ रहा है, DMP नाम से एक आईडी है, इंडीजीन पे आपकी राय? देखो वेरी पॉजिटिव ऑन द बिजनेस मॉडल, जो डिजिटल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, और बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिविटी इन द फार्मा ड्यू टू द ट्रम्प्स इशू, इस स्टॉक में मतलब आप देखो परफेक्टली जनवरी से ही अंडर परफॉर्म करना चालू कर चुका है। जनवरी जब भी ट्रम्प सब आए थे उसके बाद ही, बट वेरी पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म। बाय ऑन डिप्स 540 कैन बी ए गुड लेवल टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। वेट एंड वॉच, रेशियोज अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा सा ठीक ठाक हो चुका है अभी। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास देखते हो तो 50 पी के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 30 पी के आसपास आ चुका है। तो एवरी डिप हैज टू बी बॉट 520 540 रेंज में अगर स्टॉक मिलता है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप अपग्रेड कर सकते हो। फार्मा आज के दिन का टॉप सेक्टर बना, और साथ ही साथ फिर से माइनिंग स्पेस, मेटल स्पेस में खरीदारी आ रही है। सर हिंद कॉपर टॉप गेनर बन गया अब। यस, हिंद कॉपर अगेन, देखो कॉपर इज द नेक्स्ट सिल्वर, ऐसे मतलब हेडलाइंस बनते जा रहा है। तो जिस तरीके से सिल्वर में ट्रेंड ब्लास्ट हुआ था पॉजिटिव में, तो आई थिंक कॉपर में भी वही चीज चल रहा है। तो इन दिस वन कॉपर वुड बी द डिफॉल्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दैट। तो वो एक मोमेंटम है। अगर हिंद कॉपर चार्ट्स पे देखते हैं तो मतलब हायर हाई बनाते जा रहा है, अभी तक ओवरबॉट जोन में गया नहीं है। अगर ये ट्रेंड ऑलरेडी एक ब्रेकआउट को देखना है, तो ब्रेकआउट वुड बी अबव 400 लेवल्स, तो बहुत दूर है अभी भी, बट ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पॉजिटिव। मेटल माइनिंग स्पेस में सेल, NMDC, टाटा स्टील, नाल्को, हिंद कॉपर, ये सब स्टॉक्स जो है वो एकदम से ऊपर आने की कोशिश कर टाटा रहे हैं। स्टील शुड बी फोकस, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा नए जोन में आ चुका है। ब्रेकआउट भी मुझे लगता है कि 180 एंड 185 के ऊपर स्ट्रांग ब्रेकआउट है। आई थिंक ये जो रैली में है, मुझे लगता है टाटा स्टील विल गो इन अ न्यू रेंज ऑफ 200-220 लेवल्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सो ओवरऑल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेंगे। जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, शायद मेरे क्लाइंट्स को सिमिलर वे में मैंने एडवाइस किया ही होगा विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कुछ है नहीं है। आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका साथ, आपको जो आपने बिस्तक को समय दिया और अपनी राय रखी बिस्तक के मंच पे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो फिलहाल इस शो से इतना ही। अब 1 बजे दोबारा से मुलाकात होगी, मिड डे मार्केट एक्शन देखेंगे बेस्ट स्टॉक्स में। और मार्केट में आज के सत्र में कहीं खुशी कहीं गम, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। बिल्कुल ही फ्लैट है निफ्टी, 16 पॉइंट्स मात्र रह गए हैं अब ऊपर। एक बार तो 50-60 पॉइंट्स ऊपर हम देख चुके हैं, लेकिन 25-100 के लेवल को क्रॉस करने में आई है दिक्कत। ना गिरेंगे ना चढ़ेंगे, ऐसे ही बाजार एक दायरे में पड़ा रहेगा आज के सत्र में, क्योंकि TCS के नतीजों का इंतजार है जो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो देखेंगे दोपहर में कौन से स्टॉक्स पे एक्शन है। फिलहाल तो फार्मा और मेटल्स, ये दो ऐसे तबके हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।